हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि लूसेंट के बुक से हम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, फॉर जीके जीएस। तो जो भी एनटीपीसी 2024 के एस्पिरेंट्स है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, उनको ज़रूर ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सो दैट आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहे। और जीके जीएस के लिए लूसेंट की बुक बेस्ट है। अगर आप यही अच्छे से कर लो तो फिर आपको किसी और बुक को फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, लूसेंट से हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं रेलवे में, और इस बार भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आप इसको अच्छे से देखो एक, और वीडियोस के दौरान आप एक नोटबुक रख लो पास में एंड नोट डाउन करते चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट फर्दर आप उसे रिवाइज कर सको। ओके, तो कल के वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़ाए, रीड किया, है ना। आपने अच्छे से देखा होगा, नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पे वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने करा दिया था कल, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ठीक है। तो पहला था यूनानी रोमन लेखक टेसियम, यह ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। ये कौन था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। फिर हेरोटाइस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिकटस तथा आरिम आरिम्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। फिर है डाइमेकस या सीरियन नरेस आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फिर है डायोनीशियस या मिश्र नरेस टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। फिर है टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं उठकर कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो टॉलमी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो कहीं, और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। फिर है प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। फिर है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी से हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो पहला तो हो गया, हमने देखा यूनानी रोमन लेखक, है ना। दूसरा हो जाएगा हमारा चीनी लेखक, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है। तो चीनी लेखक में आ जाएगा पहला फाहियान, या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा है वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत
नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट देख सकते हो आप। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। फिर है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये सब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो जानकारियां हैं। ठीक है, पहला यूनानी रोमन लेखक हो गया, चीनी लेखक से क्या क्या जानकारी मिली हमें, है ना। फिर थर्ड है आपका अरबी लेखक। अरबी लेखक में आ जाएगा पहला अल बरूनी। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज़्म या खीव का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, बारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। फिर है इब्न बतूता। ठीक है, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देती है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। फिर है अन्य लेखक। ठीक है, ये तो 3 लेखक जो हमने पढ़े, जिनसे हमें जानकारियां मिलती है ना इतिहास की। अब अन्य लेखक कुछ है, देखिए तारानाथ, मार्को पोलो। ठीक है, ये अन्य में काउंट होते हैं। तो तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कय्यूर तथा तय्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। हो गया। अब हम देखेंगे ये नेक्स्ट पॉइंट, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, है ना। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो भी मिलते हैं उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है हमारे इतिहास की, वो देखेंगे हम। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदाशौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ठीक है, सबसे पहले सिक्कों पे लेख लिखने का कार्य किसने किया, तो यवन शासकों ने। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ताकि आपको आगे रिवीजन में काम आए। फिर कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है, देख सकते हो आप। ये अभिलेख हो गए और ये उनके शासक हो गए ना। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। फिर आपका ये तो पंचायन सब मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर
4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायन मंदिर के उदाहरण में क्या क्या होंगे? कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, जो खजुराहो में है। फिर बागेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, सॉरी ब्रह्मेश्वर कहेंगे ना इसको। फिर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। तो ये हो गए पंचायन मंदिर के उदाहरण ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, से भी नोट डाउन कर लो आप। सेकंड है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है ना। इतिहास का जो विवरण है वो 3 भागों में किया गया है, देख सकते हो आप। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री, और इतिहास हिस्ट्री, ठीक है, ये 3 भागों में। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई रिटर्न हम लोग को प्रूफ नहीं मिलता इतिहास का, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, ठीक है। एंड मानव विकास के उस काल को इतिहास काल कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। समझ सकते हो, एकदम क्लियर दिया है यहाँ पे ना कि ये तीनों किसे किसे कहते हैं। फिर एक ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आंख का आविष्कार पूरा पाषाण में एवं पहिए का नव पाषाण में हुआ था, ठीक है। आंख का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। और पहिए का नव जो ये आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? नव पाषाण काल युग में, ठीक है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। याद रखने योग्य बातें हैं ये, आप नोट डाउन करते चलो। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्याइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतंबु गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरस्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी ब्रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम भारत वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। फिर तीसरा है सिंधु सभ्यता।
रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम ने की थी। सिंधु सभ्यता की आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सन जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश नदी के किनारे स्थित शुतका गेंडोर, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गंडवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ठीक है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सूतकोट तथा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.443 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई सभ्यता 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है। फिर संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड,
शांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। श्रीमन मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां थी जो अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सतात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एवं एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एक कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक करते हैं और ये सारणी भी आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप क्या क्या दिया। यहाँ प्रमुख स्थल दी हुई है, उनकी नदियाँ दी हुई है और स्थिति एंड उत्खननकर्ता। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इजी होगा आगे पढ़ने में, इसे रिविजन करने में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपको काम आएगा ही आएगा। आप रिवीजन में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह मैं हर दिन वीडियोस लाऊंगी, ये बुक को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और इसे शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट जो भी एनटीपीसी के एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सकेगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।